पिछले कुछ दिनों से संसद से लेकर समाचारों तक एक ही मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हाल ही में अभी कैबिनेट की मंजूरी भी मिली है। इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। आइए इस बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं हमारे वकील साहब से। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा पूरे देश में जोरों शोरों पे चल रही है, तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं और केंद्रीय संसद के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो एक ही साथ और एक ही समय पे हो जाएं, इसी चीज़ को कहा गया है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। जब भारत देश को आज़ादी मिली तो उसके पहले चुनाव, जो पहले आम चुनाव थे, उसी के साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी चले, और ये चुनाव के बाद दो और चुनाव होते हैं जिसमें जो है राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव जो है साथ साथ हुए। ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये साइकिल जो चलती रही वो 1967 तक चलती रही। उसके बाद ये जो साइकिल थी वो कहीं ना कहीं टूट गई। उसमें कैसे टूटी, तो होता क्या है कि किसी राज्य की विधानसभा में सपोज करिए कि वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या वहाँ का जो सदन है वो बहुमत खो दे, तो ऐसी स्थिति में जो है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है हाउस का। तो और दूसरा इसका मेन बात है कि जैसे अगर कहीं सरकारें भंग हो जाती हैं तो विद इन 6 मंथ में आपको इलेक्शन कराना होता है। तो इस वजह से वो 67 में जो साइकिल टूटी थी वो फिर कभी एक साथ नहीं आ पाई, और इसलिए ये देश में जो है हर साल कहीं ना कहीं राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होते रहते हैं। हाल ही में अभी हम बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में के लिए चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी आने वाले 6 महीनों के अंदर चुनाव होने हैं। लेकिन वकील साहब, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज ने वन नेशन वन इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि असंवैधानिक है। क्या ये सच है? ममता बनर्जी और विपक्षी पार्टियां जो इस पूरी कंसेप्ट को असंवैधानिक बता रही हैं वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसा मैं अभी पिछली अपनी बात में बता चुका हूं कि 1951 में जब पहले आम चुनाव हुए और 1967 तक की मैंने बात जब बताई थी, तो इस देश ने ही, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है साइमल्टेनियसली जो है इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं। तो कोई भी संवैधानिक प्रावधान वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। ये संविधान की भावना के विपरीत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात ये आती है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जब भी, तो क्या हमें संवैधानिक प्रावधानों में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो वैसे तो 18 टोटल हमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसमें 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, 3 जो है लीगल अमेंडमेंट्स होंगे। इसमें 15 में भी मैं 5 अमेंडमेंट्स की बात आपसे करता हूँ। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356। तो इसमें जो आर्टिकल 83 और 85 है, तो आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, और आर्टिकल 85 जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उसके प्रोरोगेशन होता है, डिसॉल्व करने की जो बात होती है, वो इन दोनों आर्टिकल्स में। इसी तरीके के सिमिलर प्रोविजंस जो है आर्टिकल 172 और 174 में स्टेट्स के लिए दिए गए हैं। अब बात रही आर्टिकल 356 की, तो जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस हैं जिसमें कि कोई स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो वहाँ पे जो है इमरजेंसी इंपोज की जाती है। तो ये 5 प्रोमिनेंट आर्टिकल्स होंगे जिनको वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सरकार को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने जरूरी होंगे। तो मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन सबकी सहमति से पास भी हो जाता है और ये लागू हो जाता है, तो फिर देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी थी और उसने कुछ तर्क दिए थे। उसमें एक तर्क ये भी था इस वन नेशन वन इलेक्शन को लाने के लिए, जब भी देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा में, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन का एक खर्चा होता है जो काफ़ी सालों साल, जैसे अगर लोकसभा चुनावों की हम बात कर लें, 2014 की बात करते हैं, तो लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा जो है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए किया था। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्चा था अपने चुनाव कैंडिडेट्स को चुनाव करवाने के लिए, वो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ था। तो अगर देश में राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं
तो ये जो खर्चा बार बार चलता रहता है कि भाई लोकसभा चुनाव तो 5 साल में जनरली एक ही बार होते हैं, पर हर साल में किसी राज्य में, अलग अलग राज्यों में, 5 5 राज्यों में जो है चुनाव होते हैं, तो इससे जो है पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन का खर्चा बढ़ता है। तो ये जो सेव करेगा वो इस पे जो मनी है, मनी सेव करेगा और आपका टाइम भी सेव करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, देखने में आया जो वोटर टर्नआउट का परसेंटेज है, वोट प्रतिशत है, लोगों में जो उत्साह है मतदान प्रक्रिया के लिए, वो जब उन्हें पता होगा कि साल में चूंकि एक ही बार चुनाव होने हैं, तो वोटर टर्नआउट इंक्रीज होने के भी एक अच्छे चांसेस हैं, ऐसा हाई पावर लेवल कमेटी ने कहा है। इसके अलावा जो हमारे स्टेट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई एम्प्लॉय तो होते नहीं है, वो स्टेट और सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ को जो है इस इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो है इंगेज करता है। तो अब पहले व्यक्ति जो है सेंट्रल का चुनाव कराता है, फिर पता चला कि बगल वाले राज्य में, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बगल में यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन राज्यों में चुनाव होते हैं, तो उन लोगों को पहले लोकसभा के चुनावों में एंगेज किया जाएगा। और अगर मान लो 6 महीने बाद वहाँ पे चुनाव होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा में चुनाव है, तो 7 महीने के दौरान जो है एक ही टाइप के कर्मचारियों को जो है 2 अलग अलग चुनावों में जाना पड़ता है और उनको इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं। तो इससे जो है कर्मचारियों का भी समय बचेगा और वो जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसको अच्छे से चला पाएंगी। चलिए, ये तो रही कमिटीज की बात, लेकिन देश में जो बॉडी इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका इस बारे में क्या कहना है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ये हाई लेवल जो कमेटी थी, जो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसने 191 दिन विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे उनसे उनके सजेशंस लिए, क्या चुनौतियां आएंगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन रहा है। इलेक्शन कमीशन की भी राय ली गई। इवन जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ऐसे 8 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से भी जो है इस कमेटी ने उनका व्यू जानने के लिए पर्सनली उनको समन किया था, बुलाया गया था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, यानी वो वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के पक्ष में है, पर साथ में ही लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग में उन्होंने कुछ बातें बताई। अभी तक जो चुनाव होते हैं, खासकर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास 20 लाख ईवीएम्स हैं। जब मैं ईवीएम की बात करता हूं तो मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ईवीएम में 3 चीज़ें मेनली होती हैं। एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है किसी पोलिंग बूथ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है। ईवीएम में मतदाता अपना वोट डालता है और एक होती है वीवीपैट। तो जो आप वोट डालते हैं उसका अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए तो एक पर्ची जो है वीवीपैट से निकलती है। तो इलेक्शन कमीशन का इस पे ये सुझाव था कि अगर पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो हमें 35 लाख ईवीएम्स यूनिट की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने बता दिया, इस ईवीएम में आपका कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट भी शामिल रहेंगी। और ऐसी चीज़ों को बनवाने के लिए 2 कंपनियां, जो 2 PSUs सेंट्रल गवर्नमेंट के इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्होंने ये भी बताया साथ में कि हमें इतनी ईवीएम्स, जो 35 लाख ईवीएम्स यूनिट हमें बनानी है, उसके लिए हमें 3 से 4 साल का समय लगेगा और इस सारी प्रक्रिया में जो 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, पर समय और 10,000 करोड़ रुपए के खर्चे की बात जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने सुझाव जो है इस हाई लेवल कमेटी को दिए हैं। आज के इस चर्चा में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, लेकिन आगे देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या इस मुद्दे पर आम सहमति बना पाएंगे या नहीं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।